हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षा एकेडमी। मैं नंदिता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस बारे में है। और जो आपका बीएड सेमेस्टर, जो डीडीयू से लोग बीएड कर रहे हैं, बीएड सेमेस्टर 2 में जो आपका सब्जेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, इसका कोड है 106। ठीक है, इस सब्जेक्ट का ये पार्ट 1 है। यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करने वाले हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट MCQs के फॉर्म में पार्ट 1 पार्ट 2 करके जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs मैं बना पाऊँगी या मेरे कंटेंट क्रिएटर्स बना पाएंगे उस हिसाब से वीडियोस आएंगी। ठीक है, और मैं स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप के नाम से ही एक अलग प्लेलिस्ट बना के वहाँ पे सारे वीडियोस को एक साथ ऐड कर दूंगी, जिससे आप अगर बाद में भी वीडियोस को देखना चाहते हैं एक साथ तो आप आराम से देख सकते हैं। तो जो ये आपका सब्जेक्ट है, जो आपका 106 स्कूल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, तो जब हम लोग पढ़ते थे बीएड में तो सब्जेक्ट सेम था, सिलेबस वगैरह सब सेम था, बस सब्जेक्ट का नाम चेंज था। उसका नाम था एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो अगर आपके पास उससे रिलेटेड पुरानी बुक है तो आपको अलग से स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप की बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी चीज़ें सिलेबस वगैरह बिल्कुल सेम है। और जो स्कूल मैनेजमेंट और लीडरशिप है, चाहे अगर दूसरे भाषा में कहें, जो नेम चेंज करके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, तो बेसिकली ये सब्जेक्ट यहाँ इसलिए इंक्लूड किया गया है जो आपके सिलेबस में, क्योंकि आप फ्यूचर में आप बीएड के बाद आप कभी भी वाइस प्रिंसिपल बनेंगे, आप प्रिंसिपल बनेंगे किसी इंस्टीट्यूट वगैरह के, ठीक है, किसी भी एजुकेशनल सेटअप के, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी होना और क्या क्या उसके रूल्स हैं, वहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हैं, इन सारों की जानकारी होना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस सब्जेक्ट को काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो चलिए हम बिना कुछ देर के MCQ के फॉर्मेट में बनाया है, इस MCQs को बनाया गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको शुरू करते हैं। और आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मेरे 2 कंटेंट क्रिएटर्स हैं, एक हिंदी मीडियम से है और एक इंग्लिश मीडियम से है, तो पूरी कोशिश की गई है कि जो वीडियोज़ अभी आएँ, जो भी, एक तो कम वीडियोज़ आएंगी बट जो भी वीडियोज़ आएँ वो उसमें क्वालिटी हो, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ों की कोशिश की गई है कि वो बाइलिंगुअल हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। ठीक है, तो चलिए बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं किस तरह से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट फ्रेम किए गए हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखिए, प्रशासन किस अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन 1 है वो सही है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की व्युत्पत्ति, ओरिजिनेशन किस भाषा से हुई है? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी आए हुए हैं कि भाई किस शब्द से लिया गया है, ठीक है, और उसका मीनिंग क्या है। तो जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की जो उत्पत्ति है वो आपके लैटिन से हुई है। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पहले तो था कि लैटिन से हुई है, और अगर शब्द पूछता है तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, मिनिस्टर शब्द का अर्थ है, मिनिस्टर का अर्थ है, क्या है इसका अर्थ? ऑप्शन नंबर ए सही है, दूसरों की सेवा में रत रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एडमिनिस्टर शब्द से क्या आशय है? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है टू मैनेज या टू गवर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन को नीति के रूप में स्वीकार किया है? तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन है प्रोसे ने। नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रशासन को व्यवस्थापन के रूप में स्वीकार किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेजमेंट के रूप में स्वीकार किया है, किसने किया है? यहाँ पे जिंके ने किया है। प्रशासन यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को इकोनॉमी के रूप में किसने अभिव्यक्त किया है? ठीक है, यहाँ पे सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वॉन जुस्टी ने किया है। यहाँ पे एक बुक की बात की गई है। देखिए, अगर आपको कहीं भी ऐसे बुक के बारे में पता चलता है कि ये बुक है, ये ऑथर है, आपके बुक में लिखा हो, उसको अलग से ज़रूर नोट कर लें, क्योंकि बुक से काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके पेपर्स में आ सकते हैं। ठीक है, बुक्स है, कथन है, इस तरह के क्वेश्चंस फर्स्ट सेमेस्टर में काफ़ी पूछे गए हैं, तो इस बात का आप लोग ध्यान रख के पढ़ाई करिए। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किताब किसकी है, जिसको लिखा गया है 1887 में? तो इसका सही ऑप्शन है वुडरो विल्सन ने। ठीक है,
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रशासन के नॉर्मेटिव स्वरूप को व्यक्त किया है, किसने किया है? यहाँ पे विल्सन ने, या इनका पूरा नाम है वुड्रो विल्सन ने यहाँ पे प्रशासन जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको नॉर्मेटिव रूप में यहाँ पे व्यक्त किया है। ठीक है, नॉर्मेटिव इमेज ऑफ, अगर इंग्लिश में फ्रेम करें क्वेश्चंस को तो नॉर्मेटिव इमेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसने किया, किसने व्यक्त किया, किसने इसकी बात की? विल्सन ने बात की। नॉर्मेटिव मतलब यहाँ पे नॉर्म्स हो गया, रूल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रशासन के व्याख्यात्मक स्वरूप को किसने व्यक्त किया है? व्याख्यात्मक मतलब इंग्लिश में आपका इंटरप्रिटेबल हो गया। किसने व्यक्त किया है एडमिनिस्ट्रेशन के व्याख्यात्मक स्वरूप को? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ठीक है, यहाँ पे एक स्कॉडिल एंड मायर्स का यहाँ पे कोट यहाँ पे लिखा गया है जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। आप इसको सब्जेक्टिव, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ भी सब्जेक्टिव आता है तो आप वहाँ पे इस कोट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू स्कॉडिल एंड मायर्स, प्रशासनिक तकनीकों में आवश्यक प्रशिक्षण के बाद जन्मजात गुण वाले प्रशासक और भी अधिक सफल प्रशासक बन सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर्स विद इनेट क्वालिटीज़ बिकम इवन मोर सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटर्स आफ्टर नेसेसरी ट्रेनिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निक्स। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा कोट है और इसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे जन्मजात गुण की अगर बात की गई है, जो एक इनेट एबिलिटी है, जो एक हेरिडिटी से आती है, तो इसका मतलब यही है कि जैसे कोई पर्सन है, अगर उसके अंदर एक इनेट एबिलिटी है कि भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनने की, और अगर उसको हम मतलब इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग वगैरह जो दें अगर उसको, तो वो और भी अच्छा सफल प्रशासक वो बन सकता है। ठीक है, इस कोड को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, शिक्षा प्रशासन का अर्थ है, शिक्षा प्रशासन का, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या अर्थ है? छात्रों के विकास को निर्धारित उद्देश्यों की दिशा में प्रवाहित करना। यह कथन किसका है? अगेन यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, देखिए बहुत इजी है, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आएगी, इंग्लिश मीडियम में भी। ठीक है, तो इस कथन को किसने कहा है? आर मार्क पॉल ने कहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन टू स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट टुवर्ड्स द सेट ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ये भी इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है बेसिकली इस कथन को। तो ये किसने कहा गया है कथन? आर मार्क पॉल ने किया है। आई एम वेरी थैंकफुल टू माई कंटेंट क्रिएटर्स, जिन्होंने हिंदी मीडियम होने के बावजूद काफ़ी अच्छे से कंटेंट क्रिएट किया है, और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। शिक्षा प्रशासन उपयुक्त बालकों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना है। ठीक है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज टू इनेबल द राइट पीपल टू रिसीव द राइट एजुकेशन फ्रॉम द राइट टीचर्स। ठीक है, ये कथन किसका है? ये कथन है ग्राहम बेल्फोर का, और इसको भी ब्यूटीफुली बाइलिंगुअल फॉर्म में बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, केंद्रीकरण है। ठीक है, केंद्रीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं आपका सेंट्रलाइजेशन। केंद्रीकरण क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि केंद्रीकरण क्या है? यह प्रशासन नौकरशाही से अधिकृत है, ये सही है। इसमें शिक्षा पर राज्य का एकाधिकार होता है, सही है। यह प्रशासन एक रूपता लाने पर बल देता है। यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन, अगर सेंट्रलाइजेशन की बात की जाए, ये सही है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस पे ऑप्शन किस तरह से दिए गए हैं उस पर ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि सेंट्रलाइजेशन क्या है। तो बेसिकली कहीं भी अगर सेंट्रलाइजेशन वर्ड का यूज़ होता है तो यहाँ पर यूज़ हो जाए, ये एक बात याद रखिए कि जो भी डिसीजन मेकिंग होता है वो टॉप हैंड पे होता है। ठीक है, लोअर लेवल के लोगों को कोई डिसीजन मेकिंग का राइट नहीं होता है। तो ये सेंट्रलाइज का एक जो बेसिक जो फीचर है, ठीक है, वो होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण है मतलब डिसेंट्रलाइजेशन है। ऑप्शन फ्रेम किया गया है, यह स्थानीय समुदायों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत पर आधारित होता है, सही है। इसमें अभिभावकों, समुदाय तथा शिक्षकों तीनों को समान महत्व दिया जाता है, सही है। यह अंतः क्रियाओं की स्वतः अभिव्यक्ति पर बल देता है, सही है। ये तीनों ऑप्शन सही है, यहाँ पे ये सही है। ठीक है, अब मैं इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन करना यहाँ पे चाहती हूँ कि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है उसमें क्या होता है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, अगर हम एक एजुकेशनल सेटअप की बात करें, अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें, तो अल्टीमेट जो मेजर डिसीजंस तो होते हैं वो टॉप लेवल ही लेता है, बट उसमें जो लोअर लेवल के मेंबर्स होते हैं उनको भी डिसीजन मेकिंग का अधिकार होता है, उनसे भी पूछा जाता है, उनकी राय ली जाती है। ये सब डिसेंट्रलाइजेशन के फीचर हैं। ठीक है, जैसे कुछ नया कुछ प्लान करना है तो उसमें अभिभावकों का भी अब उनसे पूछा जाता है, जो शिक्षकों को से भी पूछा जाता है कि भाई ये प्लान है, इसमें आप लोग अपना सजेशन दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आकर ये एक डिसेंट्रलाइज फीचर है। सेंट्रलाइजेशन में टॉप लेवल जो मैनेजमेंट होता है वही उसके पास सारे राइट्स होते हैं। ठीक है, आई होप ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर लिया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको स्टार करके नोट के फॉर्म में बनाया गया है। बाह्य प्रशासन का अर्थ है एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ है, यहाँ पे लिखा गया है शिक्षा
विभाग द्वारा शासकीय नियंत्रण से लगाया जाता है। यह नियमों का निर्माण करता है तथा पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। ठीक है, तो ये तो एक डेफिनेशन एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन की ये हो गई। बट अगर एक एजुकेशनल सेटअप में अगर आप इस तरह से बात करें, ठीक है, तो एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में बाहर से एक मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि आपको जो एजुकेशनल सेटअप है, ठीक है, उसमें बाहर से जो भी फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं वो आपके एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे शिक्षा विभाग के द्वारा कुछ मतलब बताया गया कि भाई ये आपको करना है, कॉलेजेस में बताया गया, चाहे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जो कॉलेजेस वगैरह हैं, ठीक है, तो कॉलेजेस के अलग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। तो अगर यूनिवर्सिटी से कुछ आता है कि भाई आपको कॉलेज में ये इम्प्लीमेंट करना है, तो वो एक तरह से एक्सटर्नल एडमिनिस्ट्रेशन का वहाँ पे रोल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार के दर्शन पाए जाते हैं, वो कौन से हैं? तो ये दोनों हैं, एकाधिकारात्मक और लोकतंत्रात्मक। ठीक है, लोकतंत्रात्मक को इंग्लिश में डेमोक्रेटिक बोलेंगे और एकाधिकारात्मक को यहाँ पे ऑटोक्रेटिक बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ बढ़ते हैं। शिक्षा प्रणालियाँ अपने सांस्कृतिक पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। एजुकेशन सिस्टम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कल्चरल इन्वायरमेंट। ये किसने कहा है? कथन को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कथन से काफ़ी क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे। ये बोला है ऑप्शन नंबर 1 कैंडल ने बोला है। ठीक है, और यहाँ पे एक और नोट के फॉर्म में इन्होंने क्रिएट किया है। इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या अर्थ है? जो विद्यालय का नेता अपने साथियों की सहायता से विद्यालय के कार्यक्रमों एवं क्रियाओं के संचालन के लिए स्थापित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा गया है कि भाई जो विद्यालय का नेता है, चाहे उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो उसमें जो भी कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं उसमें वो संचालन करते हैं, तो वो भी आपके इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में। इसमें 1-2 चीज़ें इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में आपके और भी आ जाएंगी कि जो जैसे कॉलेज, जैसे मैंने भी आपको जो एग्जांपल दिया यूनिवर्सिटी और कॉलेज वाला, ठीक है, तो जो कॉलेज के अंदर के मैटर होते हैं, जैसे उसमें जो भी जैसे उसमें फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जो प्रिंसिपल होंगे, जो टीचर्स होंगे, जो वहाँ का जो स्टाफ है, वो सब आपका आ जाएगा इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, और जो विद्यालय के जो नेता होते हैं, चाहे स्टूडेंट्स वगैरह है, वो सब आपका इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा प्रशासन के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य है, सामाजिक आधार है, मनोवैज्ञानिक आधार है। ठीक है, एजुकेशनल एम, सोशियोलॉजिकल एम, साइकोलॉजिकल एम, तो ये सारे ही एम आपके शिक्षा प्रशासन के प्रमुख आधार हैं। तो आज हमने डिस्कस की इंपॉर्टेंट MCQs और उसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन की, जिसमें कथन भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स भी हैं। ठीक है, और ब्यूटीफुली ये बाइलिंगुअल बनाया गया है मेरे कंटेंट क्रिएटर्स के द्वारा एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर ज़रूर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। और इसी तरह की छोटी छोटी क्वालिटी वीडियोज़ वीकली बेसिस पे मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।